नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज हम सब डेली जीके क्विज का पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले डिस्कस कर लिया और ये सेशन आपको डेली शाम 5 बजे मिलता है। तो आप सब अपने जीके की लेवल को जरूर परखें, क्योंकि यहाँ पे आपको अत्यंत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसमें से आपको 6 प्रश्न सही करने होते हैं। तो आप इस क्विज को पास कर लेते हैं और जो सभी क्वेश्चंस होते हैं ऑलरेडी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और आपकी आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का विचार के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, जिद और दृढ़ विश्वास से उसे पूरा किया जा सकता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? काली की, पशुपति की, अयप्पा की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसकी पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और जवाब को कमेंट बॉक्स में फीड करना है। तो यहां पे समय समाप्त होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पशुपति। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ठीक है। किसकी? पशुपतिनाथ की। और देखिए, कुछ फैक्ट है जो आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, यहाँ पर विशाल स्नानागार जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक लिपि होती थी वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। दाईं से बाईं ओर भाव चित्रात्मक जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा का जो खोज करता है वो है आपका दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था, ठीक है। कब? 1921 में। और यहां से जो प्राप्त हुआ हमें मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, बैलगाड़ी और अन्नागार, ये चीजें जो है कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। और हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला जो है वहां पर रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। वहीं अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसकी खोज करता जो है वो है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ठीक है। और इसकी खोज जो है 1922 में किया गया। और ये जो है आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। इस चीज को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं पता है तो। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो उत्खनन हुआ तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ वो विशाल स्नानागार मिला। आपसे क्वेश्चन कई दफा पूछा भी गया है परीक्षाओं में कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। साथ ही साथ अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। साथ ही साथ पशुपति महादेव की मुहर मिली है और दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ बुने हुए कपड़े के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो बीपीएससी में पूछा था कि दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब रहेगा। तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही रहा होगा और यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। पालीटाना मंदिर कहाँ अवस्थित है? भावनगर गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश, माउंट आबू राजस्थान, या फिर वैशाली बिहार? कहां पर स्थित है पालीटाना मंदिर? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। समय आपका शुरू होता है अब। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे होगा भावनगर गुजरात। देखिए, पालीटाना जो है भावनगर जिला गुजरात में स्थित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। किसका? कौन सा धर्म का? जैन का, ठीक है। और यह जो है शत्रुंजय नदी जो है उसके तट पर स्थित है। शत्रुंजय नदी है उसी के तट पर स्थित है। और आपको मैं बता दूं कि जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पालीटाना में पर्वत शिखर पर 863 जैन मंदिर है, ठीक है। कितने हैं? 863 जैन मंदिर है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। मंदिरों का एक समूह है 863 मंदिरों का। और ये जो मंदिर है वह सफेद संगमरमर से बने हैं और इन मंदिरों की नक्काशी और मूर्तिकला जो है वह पूरे विश्व में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका रहेगा ऑप्शन ए रहेगा।
और उम्मीद करता हूं आप सभी ने सही आंसर भी यहां दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? आपके ऑप्शंस हैं अश्वघोष, घोष, महेंद्र, संघमित्रा और बी और सी दोनों। तो सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा गया था? फटाफट आप 5 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा, आपका समय समाप्त होता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका जो भेजा था वो भेजा था महेंद्र को और संघमित्रा को। महेंद्र जो थे वो पुत्र थे सम्राट अशोक के और ये थी पुत्री। ठीक है, सम्राट अशोक के ये दोनों पुत्र और पुत्री थी। ठीक है, और देखिए कुछ फैक्ट आपको मैं बता दूं, ये जो आप अश्वघोष देख रहे हैं इनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखी गई है जो कि है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण के लेखक हैं। ठीक है, कौन? अशोक घोष। और आपको मैं बता दूं जो कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, संगीति जो हुई थी इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो किया था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे वो थे अशोक घोष। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध संगीति का कौन सा हुआ था? तो 4th हुआ था, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष घोष। ठीक है, तो आई थिंक यहां से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, औषधि से संबंध किसका नहीं है? धन्वंतरी, चरक, भास्कराचार्य और सुश्रुत। तो आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट आप आंसर फिट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। देखिए धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत ये सभी जो थे औषधि से संबंध रखने वाले थे। ठीक है, ये सभी क्या थे? वैद्य थे। लेकिन भास्कराचार्य जो थे क्या थे? गणितज्ञ थे, ज्योतिषा शास्त्र थे, ज्योतिषा शास्त्री थे। ठीक है, साथ ही साथ खगोल शास्त्री थे। शास्त्री थे। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है वो सही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए आपका आंसर सही हुआ है या नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वह कौन सा था? पुरुषपुर, पैठन, विदिशा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और जवाब देना है। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन बी, पैठन। देखिए गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वह पैठन था। ठीक है, और ये कहां पे है? गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, और इसका अन्य नाम जो था वो प्रतिष्ठान था। इसे भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। और सबसे अगर हम देखें तो सबसे लंबा समुद्री तट जो हमारे देश का है वो गुजरात में ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। असम का प्राचीन नाम है पावा, पिपलीवन, रामग्राम या कामरूप। सही जवाब क्या रहेगा? फटाफट 5 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। तो यहां पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा कामरूप। असम का प्राचीन जो नाम था वो कामरूप था, और कामरूप का जो शासक था वो कौन था? भास्कर वर्मा। याद रखिएगा, भास्कर वर्मा जो था वह शासक था कहां का? कामरूप का, जो कि हर्षवर्धन का मित्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे।
प्रश्न संख्या 7 देखिए, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, नगरम, श्रेणी या फिर सभा? ध्यान से क्वेश्चन को देखने के बाद आपको आंसर करना है। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे होगा नगरम। आपको मैं बता दूं कि चोल कालीन व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में जो व्यापारियों का संगठन हुआ करता था उसको श्रेणी कहा जाता था, उत्तर भारत में। ठीक है, व्यापारियों का जो संगठन होता था उसको श्रेणी कहा जाता था और चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। देखिए, चोल वंश के बारे में कुछ अगर हम बात करें, संक्षिप्त वर्णन अगर देखें, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। ठीक है, और चोल जो है आरंभ में पल्लवों के सामंत था। चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मण कृषकों की जो भूमि होती थी उसको वेलन वगई कहा जाता था। ठीक है, चोल साम्राज्य में जो गैर ब्राह्मण कृषकों की जो भूमि होती, जमीन जो होती थी, उसको वेलन वगई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आप नोट कर लीजिए। गैर ब्राह्मण की जो भूमि होती थी उसको वेलन वगई कहा जाता था। ठीक है, और इसका उल्लेख जो हुआ है आखिर कहाँ से मिला, हमें साक्ष्य कहाँ से इसका नॉलेज हमें मिली, तो ये मिला है तंजावुर अभिलेख से। ठीक है, तंजावुर अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि गैर ब्राह्मण की जो कृषक वाली जो भूमि थी उसको वेलन वगई कहा जाता था। और देखिए, चोल सभा का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। उसमें था, व्यक्ति की जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति के पास तकरीबन कम से कम 1.5 एकड़ का मालिकाना हक होना चाहिए। 1.5 एकड़ भूमि का मालिकाना हक होना चाहिए। व्यक्ति के पास स्वयं का घर हो, यानी खुद का घर हो। साथ ही साथ व्यक्तियों के पास जो इसका सदस्य बनना चाहता है उसके अंदर वेदों का ज्ञान भी होना अनिवार्य था, तभी वो सदस्य बन सकता था। देखिए, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल काल के प्रवर्तक कौन है? कमेंट कीजिए फटाफट। चोल काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है, प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, संस्थापक जो है वही है, विजयालय। ठीक है, चोल काल के प्रवर्तक कौन है? विजयालय। तो यहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 8 पे। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार या फैक्ट्री? तो आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट आप आंसर कीजिए कि दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे रहेगा शुल्क मुक्त व्यापार। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि दस्तक शब्द का जो तात्पर्य है क्या है? शुल्क मुक्त व्यापार। और बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपनी व्यापार को आगे बढ़ाया, जिसे वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये जो शुल्क मुक्त व्यापार है इसको ब्रिटिश कंपनी ने व्यापार के रूप में आगे बढ़ाया और इसको समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही रहा होगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, नालंदा में, कश्मीर में या राजगृह में? तो फटाफट आप आंसर कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, सेशन आपको पसंद आता तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे रहेगा राजगृह। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह स्थित सप्तकर्णी गुफा में कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें, अध्यक्षता जो किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा भाई? महाकश्यप के द्वारा इसका क्या किया गया था? अध्यक्षता किया गया था। और इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 2 पिटक कौन कौन से थे? विनय पिटक
एवं सूत पिटक। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जो कौन से वह बुद्ध संगीति है, बौद्ध संगीति है जिसके अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक में विभाजित किया गया, तो है आपका राजगीर स्थित सप्तकर्णी गुफा में जो आयोजित हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, उसके अंतर्गत एक किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? बावेरु जातक, दशरथ जातक, यवन जातक या शिबी जातक। तो आपका समय शुरू होता है। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और जवाब दीजिएगा, और उम्मीद करता हूं, चलिए समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर रहेगा यवन जातक। देखिए यवन जातक जो है ये क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, और ये बाकी जो आप देख रहे हैं बावेरु जातक, शिबी जातक और दशरथ जातक, ये सभी बौद्ध रचना है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका ये ऑड है, तो ये सही आंसर होगा। और इस तरीके से जो 10 प्रश्न थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सेशन को अच्छे से देखा होगा, क्वेश्चंस को सही किया होगा और यहाँ पे आप इस टेस्ट को पास भी कर लिया होगा। तो ईमानदारी से अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, कितने आपके सही हुए। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक